जो यूरिया जो फर्टिलाइजर है इसकी सही टाइमिंग क्या है और कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए? देखिए, यूरिया फर्टिलाइज़र को डालने के जो सही तरीका है, इसमें हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि इसमें आप स्प्लिट डोजेज में दिया करें। सिर्फ धान की ही बात नहीं, जितने भी हमारे फसल्स हैं उनमें यूरिया हम स्प्लिट डोजेज में दे रहे हैं। उसकी वजह यहाँ पे कॉमन डिजीज कौन सी हैं? कॉमन डिजीज़ हमारे पिछले कुछ सालों में हमने यही ऑब्जर्व किए हैं। ब्राउन स्पॉट इसमें बहुत ज़्यादा आता है, ब्लास्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती है। पेस्ट की बात करें तो ग्रास ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, लीफ फोल्डर जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसमें हमारे पास हमारी एक स्कीम है जिसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानते हैं। इस स्कीम के तहत हम खरीफ के अंदर 2 फसलों का इंश्योरेंस करते हैं, जिसमें धान और मक्की है। अच्छा। तो इसमें हमारे फार्मर्स को अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से इनके क्रॉप में कोई लॉस आ जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है थ्रू दिस स्कीम्स। लेकिन ये कंपनसेशन सिर्फ उसी फार्मर को मिलेगा जिसने ऑलरेडी अपने आप को इस स्कीम में एनरोल करवाया होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेडियो रूह करना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त इशफाक लोन। कश्मीर में धान की खेती जो है हमारी ज़राअत का एक अहम हिस्सा है और आजकल देखा गया है कि अक्सर इलाकों में धान की ट्रांसप्लांटिंग को तकरीबन 1 महीना हो चुका है। इस स्टेज पर सही मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर ज़हूर साहब। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू इशफाक साहब, एक बार फिर हम आपसे मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 1 महीना हो चुका है ट्रांसप्लांटिंग को, तो उसके बाद किसान को फसल का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, आज हमारी ट्रांसप्लांटिंग को लगभग 1 महीना हो चुका है और इस टाइम हमारा जो फसल आप देख पा रहे होंगे ये टिलरिंग स्टेज पे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखकर। इस स्टेज पर धान के साथ साथ हमारे कई सारे वीड्स जो हैं वो निकल आते हैं। तो एक तो हमें इस स्टेज पे इसकी फर्स्ट जो हैंड वीडिंग है वो किसान आमतौर पर करते हैं, जिसमें धान में किसी भी तरह के जो वीड्स उगे होते हैं उनको मैन्युअली रिमूव किया जाता है। उसके साथ साथ हमारी इस स्टेज पे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जाती है। आप जानते हैं जो यूरिया फर्टिलाइज़र है इसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को हम एक साथ ही अपने खेतों में नहीं डालते, इसको स्प्लिट डोजेज में डालते हैं। तो इसकी टॉप ड्रेसिंग करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो 30 दिन के बाद जब हम इसकी हैंड वीडिंग करते हैं तो उस टाइम इसकी टॉप ड्रेसिंग जो है यूरिया की, वो भी आज के इस स्टेज पे करनी बड़ी लाजमी है। उसके साथ साथ हमारी धान में लगातार 3 से 5 सेंटीमीटर की पानी की जो सतह है उसको बरकरार रखना है, ताकि हमारे पौधे की नशोनुमा जो है वो बेहतर हो और किसी किस्म के वीड्स जो हैं उनकी ग्रोथ पे भी कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे 30 दिन हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि जो मैनुअल वीडिंग है उसका काम जारी है। तो सर मुझे बताइएगा, जो यूरिया जो फर्टिलाइज़र है इसकी सही टाइमिंग क्या है और कितनी क्वान्टिटी में डालना चाहिए? देखिए, यूरिया फर्टिलाइज़र को डालने के जो सही तरीका है, इसमें हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि इसमें आप स्प्लिट डोजेज में दिया करें। सिर्फ धान की ही बात नहीं, जितने भी हमारे फसल्स हैं उनमें यूरिया हम स्प्लिट डोजेज में दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यूरिया के अंदर हमारा नाइट्रोजन होता है और जो नाइट्रोजन है ये बहुत वोलेटाइल होता है। अगर हम पेट्रोल के कैन का ढक्कन खुला छोड़ेंगे तो वो हवा में उड़ जाता है, वोलेटाइल लॉस होता है उसमें। इसी तरह नाइट्रोजन हमारा होता है। अगर नाइट्रोजन एक साथ ही हम यूरिया 1 क्विंटल यूरिया में 46 kg जो है वो नाइट्रोजन होता है, यानी कि 46% नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम एक साथ ही पूरा डोज डालेंगे तो वो सारा प्लांट को नहीं मिलता है, कुछ लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम आमतौर पर यूरिया के स्प्लिट डोजेस को रिकमेंड करते हैं। जितना आपके पास रिकमेंडेड यूरिया, जैसे धान में हम 8 से 10 kg यूरिया रिकमेंड करते हैं 1 कनाल के लिए, तो उसके आपने पहले 2 हिस्से करने हैं। 5 kg जो है वो आपने डालना है एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। दूसरा जो 5 kg है उसके फिर 2 और स्प्लिट्स बनाने हैं। पहला स्प्लिट आप डालेंगे जब फर्स्ट हैंड वीडिंग आप आफ्टर 30 डेज करेंगे या 25 डेज करेंगे, और दूसरा जो स्प्लिट आप डालेंगे वो आफ्टर 45 डेज जब दूसरी आप इसकी हैंड वीडिंग करेंगे। तो ये सही तरीका है यूरिया की एप्लीकेशन। सर, मैनुअल वीडिंग में हम देखते हैं कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं को निकाला जाता है। देखें, किसी भी फसल के अंदर जब वीड्स ग्रोथ होते हैं तो वीड्स उस क्रॉप के साथ अलग अलग चीज़ों के लिए कम्पीट करते हैं।
जैसे स्पेस के लिए कम्पीट करेंगे, सॉइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करेंगे, उसके अलावा सनलाइट के लिए कम्पीट करेंगे। तो जब कंपटीशन बढ़ जाता है किसी चीज़ में तो पौधे को जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो पूरी मिकदार में नहीं मिलती। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए वीडिंग करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि पौधे की नशोनुमा के लिए, उसको फैलने के लिए पूरे तरह का न्यूट्रिशन, स्पेस और लाइट जो है वो मिल सके, वो करें। तो जो सेकंड वीडिंग होती है, सेकंड जब वीडिंग करते हैं उसकी टाइमिंग क्या रहती है, कितने दिन के बाद? आमतौर पर 45 दिन के बाद हम सेकंड वीडिंग जो है वो रिकमेंड करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि बिटवीन फर्स्ट वीडिंग और सेकंड वीडिंग के पीरियड के दरमियान में जो वक्त आता है उसमें कुछ नए वीड्स निकल आते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए सेकंड वीडिंग जो है वो रिकमेंड की जाती है। तो इसलिए 45 डेज़ के बाद आप सेकंड वीडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो टाइमिंग जो सेकंड वीडिंग में, जैसे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वीडिंग होती है उसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड जब वीडिंग होती है तो उसमें अमोनियम और पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अमोनियम या पोटाश फर्टिलाइज़र जो है ये बेसिकली आमतौर पर दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन जब हम सॉइल का टेस्ट करते हैं। अगर किसी सॉइल में अमोनियम का या पोटाशियम का डिफिशेंसी है तो उस डिफिशेंसी के बेसिस पे हम अमोनियम फर्टिलाइज़र या पोटाशियम फर्टिलाइज़र तो आमतौर पर हम एट अ टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग भी डालते हैं। लेकिन जब ख़ास तौर पर टेस्ट के बाद अगर हमारी ज़मीन में किसी ख़ास न्यूट्रेंट की कोई कमी है, क्योंकि ये जो न्यूट्रेंट्स हम फर्टिलाइज़र के ज़रिए देते हैं ये हमें जहन में रखना चाहिए कि ये एसेंशियल न्यूट्रेंट्स होते हैं प्लांट्स में, और किसी भी न्यूट्रेंट को हम एसेंशियल तब कहते हैं जब उसकी कमी कोई दूसरा उसका अल्टरनेटिव ना हो, उसकी कमी कोई पूरी ना कर सके, उसकी कमी सिर्फ उसी न्यूट्रेंट से पूरी होती है, इसीलिए उनको हम डिक्लेयर करते हैं एज एसेंशियल न्यूट्रेंट। तो जब हम सॉइल का टेस्ट करते हैं तो उसमें अगर किसी न्यूट्रेंट की कोई डिफिशिएंसी आती है तो हम रिकमेंड करते हैं कि ये आप इसमें अप्लाई करें। आमतौर पर हमारे 3 प्राइमरी न्यूट्रेंट्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ये हम फर्टिलाइजर के जरिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग या एट द टाइम ऑफ सोइंग इन अदर क्रॉप्स पहले ही हम देते हैं। हाँ, जैसे फास्फोरस के लिए आप डायमोनियम फास्फेट अप्लाई करते हैं, DAP, नाइट्रोजन उसमें भी होता है और फास्फोरस होता है। उसके बाद नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया अप्लाई करते हैं, और पोटेशियम के लिए MOP आता है, मोराट ऑफ पोटेशियम, वो हम अप्लाई करते हैं। इन 3 जो किस्म के फर्टिलाइजर हैं इनके 3 खास काम हैं। लेमेंस लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो जो नाइट्रोजन है उससे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ठीक। नाइट्रोजन जो फास्फोरस है वो हेल्प करता है इन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अच्छा। इसी तरह जो पोटेशियम है वो एक किस्म से आप मान ले हमारे पौधे की जो सलाहियत होती है बीमारियों से लड़ने की, उसमें हेल्प करता है। अच्छा सर, जैसे आप बहुत टाइम से करनाल के अंदर हैं और आपने देखा होगा तो यहाँ की सॉइल को देखते हुए यहाँ पे कौन सी फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? हमने लगभग हर गांव के जो हैं सॉइल टेस्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, तो हर गांव से हमें हमारे सॉइल का जो न्यूट्रिएंट एस्टिमेशन रेंज जो आता है वो मीडियम में आता है। ठीक। तो कहीं पे भी हमारी सॉइल किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में डिफिशिएंट नहीं है, कहीं कहीं पे भी थोड़ा सा पोटेशियम का डिफिशिएंसी हमें देखने को मिला है, लेकिन आमतौर पर 99% हमारे सॉइल टेस्ट जो आते हैं वो हमारे मीडियम रेंज में, क्योंकि जब हम किसी सॉइल का न्यूट्रिएंट एस्टिमेशन टेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम रेंज एक होता है। जैसे किसी भी फर्टिलाइज़र का अगर एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर वो आएगा तो वो लो में आता है, फिर उसका एक मीडियम रेंज होता है, एक हायर लेवल पे होता है। जब मीडियम रेंज पे आता है तो हम फिर जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोजेज होते हैं जो कास्ट की तरफ से बन के हमारे पास आते हैं वही हम फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रेड राइस होता है, तो उनके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है? कई बार देखा गया है कि जब कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो जो धान होती है वो जल जाती है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा, खासकर हमारे रेड राइस फार्मर्स के लिए। रेड राइस जो है ये हमारी एक लैंड रेस है, ये कोई इम्प्रूव्ड कल्टीवर नहीं है। तो लैंड रेस जितने भी होते हैं हमारे आमतौर पर वो डिजीज़ ससेप्टिबल होते हैं, और कई सारी किस्म की डिजीज़ जो होती हैं वो जब प्लांट सकुलेंट होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वो ज़्यादा अटैक करती है। इसी तरह पैडी के अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको हम पैडी ब्लास्ट कहते हैं। उस पैडी ब्लास्ट को हम आम भाषा में रिचमेंट डिजीज़ कहते हैं। रिचमेंट डिजीज़ से मुराद ये है कि जिस खेत में यूरिया फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लास्ट जो है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि नाइट्रोजन उसको ज़्यादा इंड्यूस करता है। तो हम आम तौर पर जो लाल चावल है रेड राइस, उसकी धान में हम कहते हैं कि आप ज़रूरत से कम इस्तेमाल करें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से। तो सर अब मुझे बताइएगा
कि यहाँ पे कॉमन डिजीज़ कौन सी हैं इस इलाके को मद्देनजर रखते हुए? कॉमन डिजीज़ हमारे जो पिछले कुछ सालों में हमने यही ऑब्जर्व किए हैं, ब्राउन स्पॉट इसमें बहुत ज़्यादा आता है, ब्लास्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती है, पेस्ट की बात करें तो ग्रास ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, लीफ फोल्डर जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसमें हमारे पास रिकमेंडेड फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड मौजूद हैं, जिनकी आमतौर पर हम वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक लोगों को एडवाइजरी देते रहते हैं। तो अब लोग भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। आज भी हमारे ऑफिस में लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है रिकमेंडेशंस के लिए, या जो हमारे पास फंगीसाइड्स अवेलेबल रहते हैं फ्री ऑफ कास्ट बेसिस पे हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो अब लोगों में काफ़ी इस बात को लेके जागरूकता है। तो हम पानी की बात करें तो देखा गया है कि पानी भी कई लोग जो होते हैं वो दिन में पानी लगाते हैं, कोई कहता है शाम को लगाना चाहिए, कोई कहता है रात को लगाना चाहिए। तो इसकी जो टाइमिंग है, पानी देने की टाइमिंग क्या रहनी चाहिए? देखिए, पानी देने की टाइमिंग आप सुबह अर्ली आवर्स में दे सकते हैं, या शाम को आप जब आपको लगे कि आपके खेत का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन हो चुका है, शाम का सूरज डूबने के बाद या असर के बाद आप इवनिंग आवर्स में पानी जो है वो लगा सकते हैं। दिन में पानी लगाना हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो रेज़ रहता है। अगर बाहर से ठंडा पानी डायरेक्ट उसके अंदर आएगा तो वो एक शॉक प्लांट को एक स्ट्रेस में लेके जा सकता है। उसके अलावा एक और रिकमेंडेशन हम आमतौर पर करते हैं उन इलाकों के लिए जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, कि आप अपने प्लाट के बाहर एक छोटा सा पिट बना दें, खड्डा, ताकि पानी जब बाहर से आए तो उसमें जमा होकर उसके टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जी, रेस हो। अच्छा, है ना। फिर उसके बाद उसको अपने खेतों में आप लगाएं। उससे ये होगा कि वो कम टेम्परेचर का जो शॉक प्लांट को लगता है उससे वो बच जाता है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अक्सर देखा जाता है कि जब धान जल जाती है तो उसके लिए आपकी तरफ से कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है? ये चीज़ खैर मैं यहाँ आने से पहले मेरे जहन में थी कि मैं ये बात अपने लोगों तक पहुँचाऊँगा, लेकिन शुक्र आपने याद दिला दिया। हमारी एक स्कीम है जिसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानते हैं। इस स्कीम के तहत हम खरीफ के अंदर 2 फसलों का इंश्योरेंस करते हैं, जिसमें धान और मक्की है। अच्छा, तो इसमें हमारे फार्मर्स को अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से इनके क्रॉप में कोई लॉस आ जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है थ्रू दिस स्कीम्स। लेकिन ये कंपनसेशन सिर्फ उसी फार्मर को मिलेगा जिसने ऑलरेडी अपने आप को इस स्कीम में इनरोल करवाया होगा, अपने फसल को इंश्योर करवाया होगा। पिछले साल जिन लोगों ने अपने फसल का इंश्योरेंस करवाया था, 10 दिन पहले उनके सारे क्लेम्स जो हैं वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो चुके हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि किसी दफ्तर के आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से CSC सेंटर पे जाके अपने चंद कागजात जमा करके अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, एक मीगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम भर के। उसके अलावा अगर आपको कहीं और दिक्कत आती है तो आप नियरेस्ट एग्रीकल्चर दफ्तर पे जाके हर किस्म की जो इसमें ये गाइडेंस है वो ले सकते हैं। तो इसकी इस साल की जो डेट है वो भी सरकार की तरफ से शाया हो चुकी है। 31 जुलाई अभी इसकी लास्ट डेट तय हुई है। 31 जुलाई से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे या नज़दीकी किसान खिदमत घर पे जाके या अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके अपनी फसल के इंश्योरेंस को करवा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाले सीज़न में आपको अगर किसी भी किस्म का नुकसान हो तो आप उस नुकसान की घर भरपाई जो है वो कर सकें। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज़हूर साहब जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। इन्होंने हमें बताया कि धान का आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग किस तरह से ध्यान रखना चाहिए।